देखिए ग्रेविटेशन की शुरुआत हम करेंगे केपलर्स लॉ से। पिछली क्लास में मैथ्स में अपने कोनिक सेक्शन पढ़ा था, हालांकि आप एलिप्स तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि एक एलिप्स नाम का कोनिक भी होता है। केपलर्स लॉ टोटल 3 है संख्या में। पहला केपलर लॉ जो है उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक। और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स आपको ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं उनके ऑर्बिट्स जो हैं वो एलिप्टिकल हैं, ठीक। तो पहले थोड़ा सा एलिप्स से परिचय कर लीजिए कि एलिप्स किसको कहते हैं, और तब आपको लॉ भी समझ में आ जाएगा। तो एलिप्स जो होता है वो एक तरह का कोनिक सेक्शन होता है। पहली बार, जैसे सर्किल में एक सेंटर होता है, ऐसा नहीं एलिप्स में भी सेंटर होता है, लेकिन एलिप्स में सेंटर के अलावा एक और भी पॉइंट होती है जिसको हम कहते हैं फोकस। 2 फोकस होते हैं इसमें, ठीक है। एस और एस डैश जो है क्या है बताइए? हाँ, इसीलिए प्लूरल वर्ड यूज किया जाता है, फोकाई, सही है। उसके बाद इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, मैं लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो होती है 2a। इस 2a को कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। तो 2a अगर हो गया मेजर एक्सिस, तो बताइए a क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस। a क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। अब बताइए इस हिसाब से 2b का नाम क्या होना चाहिए और b का नाम? बिल्कुल सही बात है। जो छोटू वाला है वो माइनर एक्सिस है, और उसका आधवा जो है वो है सेमी माइनर एक्सिस। बोलिए समझ में आ रहा है? ठीक। यहाँ एक बहुत ही विशेष टर्म होता है जिसका नाम होता है एसेंट्रिसिटी। क्या नाम होता है? एसेंट्रिसिटी। चलिए आपके फिलहाल के लिए कांस्टेंट है, एक एसेंट्रिसिटी इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन a on b। And how can to find eccentricity? Eccentricity can be found from the relation under root 1 minus b square by a square. Am I clear? Yes, sir. तो eccentricity की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से कम होगी, हाँ या ना? yes, अरे बोलिए 1 से कम होगी कि नहीं होगी? yes, सर होगी ना? तो yes, आप अब जैसे ये देखिए x एक्सिस y एक्सिस बनाया गया है, सेंटर 0 0 पे है, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट पता है क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा AE, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा -AE, 0। इन्हीं दोनों में से किसी एक पे सन विराजमान है, सही है? समझ में आ गई बात? अच्छा, और क्या बताऊं इसके बारे में? और प्लैनेट जो है नीली रेखा पर घूम रहा है, तो कहीं प्लैनेट बना दीजिए। हम लोग अपना प्लैनेट बनाते हैं, ब्लू प्लैनेट। ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। सारे प्लैनेट ऐसे ही अपने अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो यही कह रहा है कि प्लैनेट का ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्टिकल होता है। बोलिए सारी बातें समझ में आ गई इसमें? कोई दिक्कत? ये बताइए प्लैनेट का सर्वाधिक दूरी जो सन से होगा वो कौन सा होगा बताइए? इज इट S-A? पता है इसका नाम A और इसका नाम P क्यों रखा है? इसका नाम होता है एपीहीलियन। एंड पार्डन माई स्पेलिंग प्लीज, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और इसका नाम है पेरीहीलियन। P फॉर पास, A फॉर अवे, मैं ऐसे याद रखता हूँ। दूर वाला अवे, P वाला पास। बोले समझ में आया? अब बताइए PS जो पेरीहीलियन पे आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये आपका जनरल डिस्टेंस R हो गया। भाई कुछ पूछना होगा तो बताना, ठीक है? मैं 2 तरफ देख नहीं रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। पूछना है कुछ तो बताना, मत पूछो। तो पेरीहीलियन पे आपका जो R होगा वो मिनिमम होगा। बता सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए टोटल वैल्यू यहां से यहां तक A है, अरे A माइनस A ही होगा ना, यहां से यहां तक A ही हो गया ना जी। बुड़बक सब, अरे ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? AE है। और ये यहां से यहां तक जो पूरा है A है, वो भी बना के दिखा देता हूं। बहुत बड़े वाले बकलोल हो यार तुम लोग सबके सब, ठीक है। अब बताओ R मैक्सिमम कितना होगा? अब तो बता दो एपीहीलियन पे R मैक्सिमम कितना होगा? A, बिल्कुल ठीक है, अब सही है। बोली समझ में आ गया? ये देखिए फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने इतनी सारी जानकारी आपको दी, समझ गए? एपीहीलियन पेरीहीलियन में थोड़ा सा L का डिफरेंस है, बाकी तो मैंने सही लिख ही दिया लगभग। मैं सुधार देता हूँ इसको जी, नीचे में लिखा हुआ है एपीहीलियन पेरीहीलियन। बताओ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। एफिलियन,
अब तो मैं एपी हीलियन याद रखे हुए थे, बताओ। सर आसपास ही लिख दो। एफ ए लायन, ये समझ लो, एफ ए लायन। और दूसरा है पेरीहीलियन। पेरीहीलियन सही लिखा है, बस ये एल पे कुछ ज़्यादा ही दिला गया था मेरा, तो 2 बार लिख दिया था मैंने, बस ठीक है, अब सही है। तो ये आपका देखिए केपलर फर्स्ट। सर उसी की कह रहा था। सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते हैं? ये मैथमेटिकल है। कहता है प्लैनेट से सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है यानी लाइन, वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो उसके बीच में कुछ एरिया कवर हो जाएगा, उसको एरिया स्वेप्ट बोलते हैं। ये मैंने एंगुलर मोमेंटम में भी पढ़ाया था, उसका यूज भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अरे बताऊंगा अभी। तो लॉ ऑफ एरियाज कहता है कि ये डेफिनेशन है भाई साहब, द लाइन ज्वाइनिंग दैट ज्वाइंस एनी पॉइंट एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। लॉ यहीं तक लिखना है, ये लॉ है आपका, और ये आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। बोली समझ में आया? तो कैसे आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, मैं आपको छोटे से प्रमाण के साथ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा है, फॉर सन एंड प्लैनेट सिस्टम, अगर सन एंड प्लैनेट के सिस्टम को सिस्टम मान लिया जाए, प्लैनेट को मिला के, तो इस पे किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। अब आप बोलेंगे सर और भी तो प्लैनेट्स होंगे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस दे रहे होंगे। हाँ हैं, और इतने ज़्यादा हैं कि आप ये मान के चल सकते हैं कि हर एक सेलेशियल बॉडी का फोर्स किसी न किसी दूसरे सेलेशियल बॉडी से बैलेंस हो जा रहा होगा, नेगेट हो जा रहा होगा। समझ गए? तो इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है बताइए? 0। तो इसका एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा बताइए? कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? है? समझ में आ रहा है? और इसका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा सिस्टम का, वो रेस्ट में रहेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? रेस्ट में रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास क्यों रेस्ट में रहेगा जरा समझिए। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में रहा होगा और रेस्ट में जन्म जन्मांतर तक रहेगा, हाँ या ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा। बोलिए समझ में आया? अभी आप इस पॉइंट को त्याग दीजिए, इस पे बाद में बात करेंगे हम एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में, पहले फोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ? तो सेंटर ऑफ मास होगा सन के अंदर। सेंटर ऑफ मास विल बी इनसाइड सन। क्यों? बिकॉज मास ऑफ सन इज वेरी 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 हैवी देन मास ऑफ प्लैनेट। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। एंड सिंस हमने पढ़ा है कि 2 पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट, और जितना हैवी होगा उतना घुसते जाएगा उसके अंदर। तो सन स्थायी मान लीजिए यहाँ पे, तो सन मूव नहीं कर रहा है, तो प्लैनेट इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। अब आ जाइए आप सेकंड पॉइंट पे। ऑल्सो सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया बताइए? बिल्कुल सही बात, 2 मिनट रुकिए। 0। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा बताइए? कांस्टेंट। और सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मतलब किसका एंगुलर मोमेंटम? प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सन के पास तो एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं, क्योंकि सन तो रेस्ट में है। अरे बोलिए ना भाई। नहीं तो आप सन लिख लीजिए और उसके बाद उसको बोलिए कि भाई ये नेग्लिजिबल होगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम को आप क्या लिखिएगा? प्लैनेट के एंगुलर मोमेंटम को आप लिखिएगा, अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम याद हो रोटेशनल मोशन में, इट इज 2m × da/dt। यही प्रूव किया था हमने रोटेशनल मोशन में। L का मतलब, L को हमने प्रूव किया था, L/2m = da/dt प्रूव किया था हमने रोटेशनल मोशन में, याद है आपको? यस सर। एरियल भूल गए सब। एरियल कहते हैं। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस सर। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। ये कहता है L की वैल्यू ट्वाइस द मास ऑफ पार्टिकल इनटू da/dt होता है। तो इसका हमने यूज़ किया है। अब समझ में आया?
अब बताइए यहाँ से आपका डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा, टेल मी व्हाट इज डी ए बाई डी टी फ्रॉम हियर, L/2m. करेक्ट, Yes sir. एल बाई टू एम होगा, Yes sir. और एल कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। Yes sir. तो अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो बताइए एंगुलर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। होगा सर। तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया होगा। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट का मतलब यही हुआ ना कि पर सेकंड एरिया स्वेप्ट क्या होगा। तो ये जब नज़दीक जाएगा तो इसका चूंकि रेडियस घट जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। बोले समझ में आ रहा है। तो ये जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू आएगा दैट इज कांस्टेंट, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी विल बी कांस्टेंट। ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ। अब चूंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है ये, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि आपका लॉ ऑफ एरिया जो है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ Momentum. Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम। सही है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट को एक और तरीके से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, MVR Yes sir. Yes. लिख सकते हो ना। तो ऑल्सो अगर यहाँ पे अगर हम इसको यूज कर लें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में तो हम ये भी कर सकते हैं ऑल्सो मास ऑफ प्लैनेट इंटू वी ऑफ प्लैनेट इंटू आर परपेंडिकुलर, भी क्या होगा बताइए, कांस्टेंट होगा। अब मास ऑफ प्लैनेट तो बदलने वाला है नहीं Yes sir. कि बदलेगा, नहीं बदलेगा. पूछना है, मास ऑफ प्लैनेट तो बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी ऑफ प्लैनेट इंटू आर परपेंडिकुलर लिखिए, चाहे वी ऑफ प्लैनेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू आर लिखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बताइए, कांस्टेंट आएगा। मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा और पूछूंगा क्या दिक्कत है। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए इधर देखिए सब लोग, मैं अलग से इसको बना के दिखाता हूँ कि वी ऑफ प्लैनेट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेरा क्या तात्पर्य है। कहाँ दिखाऊँ मैं इसको, बड़ा करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है आपका सन, ठीक, ये मान लीजिए यहाँ प्लैनेट है, ठीक है, बस ख़त्म हो गया लेक्चर आज का। ये देखिए वेलोसिटी है, ये प्लैनेट है, ये सन है, ये वेलोसिटी सही है, और ये आर है। आपको ये सर्किल नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपके पास क्या उपाय है, आपके पास पहला उपाय ये है कि आप v का लाइन ऑफ एक्शन ले लीजिए, मतलब v का जिधर डायरेक्शन है उधर, है ना, Yes sir. तो P परपेंडिकुलर आएगा. P ऐसे है ना। Yes sir. और इस पे आप इस पॉइंट से क्या करिए बताइए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये ऐसे, समझ में आ रही है बात। तो ये जो डिस्टेंस आपका होगा, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका आर परपेंडिकुलर। क्या होगा ये, R परपेंडिकुलर. आर परपेंडिकुलर होगा। तो या तो आप v को आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करें, या फिर आपके पास दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि आप वेलोसिटी का रिजोल्यूशन कर दें। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर हो जाएगा, इसका नाम होगा v पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का r के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका नाम होगा v परपेंडिकुलर। बोलिए हाँ या ना। दूसरा ये है कि आप v परपेंडिकुलर को r से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों में से कोई भी तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बोलिए समझ में आ रही है बात। Yes sir. क्योंकि मास तो पहले से कांस्टेंट हो चुका है ना, तो मास का टेंशन तो है नहीं। तो या तो आप r परपेंडिकुलर इंटू वी कीजिए या v परपेंडिकुलर इंटू आर कीजिए, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट। सवाल इस पे भी बेस्ड हो सकते हैं, आगे इस पे हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।